बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम लोगों ने जो है ना पिछले लेक्चर में ग्लाइकोलिसिस को पढ़ा था। ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या देखा था कि हमने ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवाई थी और उसके रिजल्ट में हमने दो मॉलिक्यूल्स जो पायरुवेट के जो है ना अटेन किए थे। अब ये होता है कि हम लोगों ने जो है ना इसका सेकंड टॉपिक पढ़ना है हमारी कोर्स आउटलाइन का, जो कि है कर्व साइकिल। तो जो है मैं यहाँ पे आपको कर्व साइकिल और एक और टॉपिक जो है हम लोग इस जो है लेक्चर में पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कवर करने की। अच्छा, ये जो हमारे पास स्टेप्स ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन होते हैं ना, वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। मतलब एक का जो प्रोडक्ट है ना, वो दूसरे का प्रीकर्सर है, फिर दूसरे का प्रोडक्ट तीसरे का प्रीकर्सर है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। तो ये यहाँ पे जो है ना हम कार्ब साइकिल को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कार्ब साइकिल में ये होता है कि जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, जो ऑक्सीडेशन के ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के नतीजे में होता है, वो क्या करता है कि प्रीकर्सर होता है कार्ब साइकिल। अब कार्ब साइकिल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, वो हो रहा है साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस। अब पायरुवेट क्या होगा, वहां से साइटोप्लाज्म से सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना वो कार्ब साइकिल हो रहा है, वहां पे उसका ऐसा बनेगा। ठीक है, तो कैसे ऐसा बनेगा हम लोगों ने पढ़ना है अभी। तो क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये प्रोसेस हो रहा होता है सारा। ठीक है, हमारे पास जो है ना वो जैसे ही पायरुवेट की प्रोडक्शन होती है, वो पायरुवेट जो है कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को ए में। आपने याद रखना है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है, यहाँ से दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो रहा है, और एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल 3 कार्बन का होता है। ठीक है, तो ये 6 कार्बन के हुए, तो ये भी 6 कार्बन के हुए, तो मतलब दोनों बैलेंस हो गए। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है, ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। एक एंजाइम होती है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए पायरुवेट का मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अब एसिटाइल को ए 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो इसने सिट्रेट में कन्वर्ट होना है, और सिट्रेट 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे एक और कंपाउंड जो कि प्रिकर्सर के तौर पे एक्ट करेगा, जो होगा ऑक्जेलो एसीटेट, जो कि 4 कार्बन का है। ये एसिटाइल को ये जो कि 2 कार्बन का है, इसके साथ अटैच होके सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब ये सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और एक Na पॉजिटिव जो है उसकी रिडक्शन हो जाएगी NaDH में। ठीक है, फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास सक्सिनाइल को ए में। यहाँ पे भी Na पॉजिटिव की रिडक्शन होकर NaDH बन जाएगी, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब सक्सिनाइल को है यहाँ पे वो ATP और जीडीपी ADP का मॉलिक्यूल हमें देगा और सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सक्सिनेट जो है वो फिर फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे FADH2 मॉलिक्यूल जो है यहाँ बनेगा। और फिर फ्यूमारेट जो है वो मालेट में कन्वर्ट होगा, और मालेट जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे भी NADH का NAD पॉजिटिव का जो मॉलिक्यूल है, ये NADH में जो है ना वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस प्रोसेस को देख लेना है कि जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे। एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल एक बार जो है साइकिल करेगा, दूसरा पायरुवेट का मॉलिक्यूल सेम इसी के फुट स्टेप पे चलता हुआ अपने साइकिल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो दोनों इकट्ठे पायरुवेट के एंटर हो रहे होते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ मैंने सिर्फ एक को ही आपको बताया, तो दूसरे का भी यही जो है ना वो प्रोसीजर है, यही साइक्लिक पाथवे है। ठीक है, पहले पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स होती है, वो इसको पायरुवेट से एसिटाइल को में कन्वर्ट करती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य DH का मॉलिक्यूल हमारे पास बन रहा होता है। तो यहाँ पे जो है ना आपने इस साइकिल को देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्वेश्चन है, गिव द फंक्शन ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, इट कन्वर्ट द पायरुवेट इनटू द एसिटाइल कोए विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो है ना इसको देख लेना है। अच्छा, ये आप पास आ गया। अब हम लोगों ने जो है ना एटीपी कैलकुलेशन कर रही है कि हमारे पास कर्व साइकिल के अंदर कितने हमारे पास एटीपी बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो कर्सर से बता देता हूँ
कि यहाँ पे एक NADH का मॉलिक्यूल बन रहा है, यहाँ पे एक NADH का मॉलिक्यूल बन रहा है, और एक NADH का मॉलिक्यूल यहाँ भी बन रहा है, और एक NADH का मॉलिक्यूल यहाँ भी बन रहा है। 4 NADH के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। जब दूसरी बार स्टेप होगा, एक पायरुवेट मॉलिक्यूल बनने के लिए 4 NADH के मॉलिक्यूल बनेंगे। जब दूसरा पायरुवेट यहाँ पे एंटर होके यहाँ पे जाएगा तो 4 और बनेंगे, तो हमारे पास 8 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है। और 8 मॉलिक्यूल जब NADH के बनेंगे तो हर NADH के अंदर 3 ATP होते हैं, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 24 जो है मॉलिक्यूल ATP के बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो एक FADH का मॉलिक्यूल एक साइक्लिक पाथवे से बन रहा है, तो दूसरे पायरुवेट के मॉलिक्यूल से दूसरा FADH बनेगा, तो यहाँ पे एक FADH के मॉलिक्यूल के अंदर 2 ATP होते हैं, तो 2 2 4, तो यहाँ पे 24 इसके और 4 इसके, तो हमारे पास 28 ATP बन गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ATP की प्रोडक्शन हो रही है एक साइक्लिक पाथवे से। जब दूसरा साइक्लिक पाथवे होगा फॉर सेकंड पायरुवेट मॉलिक्यूल, तो 2 ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे, और हमारे पास कुल मिला के 30 ATP के मॉलिक्यूल की जो है ना वो जनरेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है टोटल, ठीक है। अच्छा, इसमें से आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं। आगे हम जो है आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग, पॉइजनिंग आपने नाम सुना होगा, पॉइजनिंग क्या होती है? पॉइजनिंग जो है ना बेसिकली हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज, अल्लाह माफ करे, जो है ना वो हमें कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कभी हमारे पास केस आते हैं कि फलाने बंदे ने जो है वो पॉइजन ले लिया है, तो जो है ना बड़े एडवर्स इफेक्ट होते हैं। कभी कभार अल्लाह ताला की तरफ से बचा लेती है, और कभी कभार उसे जो है ना वो मौत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं बस वैसे ही आपको टॉपिक है तो उसके रिलेटेड बात बता रहा हूँ। तो पॉइजनिंग का मेन मकसद क्या होता है? ये हमारे पास जो भी पॉइजन बनती है ना, उसके अंदर एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारे बॉडी में एंटर होने के बाद डायरेक्टली हमारे मेटाबॉलिक पाथवे पे इफेक्ट करती है। हमारी बॉडी जो है ना, हम क्यों जिंदा है? क्योंकि हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं। जब वो डायरेक्टली मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर एंटर करेगी, वहां पे एंजाइम को डीनेचर करेगी, वहां पे इंटरमीडिएट की प्रोडक्शन को रोकेगी, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज डिस्टर्ब होंगे, तो वहां पे आपको पता है फिर बॉडी की जो है ना वो जो लिविंग स्टाइल है वो वहां पे नहीं रहता। और हमें काफी, और हम अल्लाह पाक माफ करे तो हमने डिफरेंट जो है ना वो नतीजे सुने। और काफी बार ये भी होता है कि हम डायरेक्टली अगर उसको ओवरकम कर लें पॉइजनिंग को, तो वो जो है ना हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवेज को जो है ना जो खत्म कर देती है, मतलब छोड़ देती है, और जो है ना इंसान जो है बच जाता है। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है ना वो उससे रिलेटेड बात पता नहीं कहाँ से निकल गई। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग में ये होता है कि एक इनहिबिटरी इफेक्ट है। आर्सेनिक पॉइजनिंग एक इनहिबिटरी इफेक्ट है। इनहिबिटरी इफेक्ट का मतलब होता है किसी काम को रोक देना, किसी काम के अंदर मुदाखलत पैदा करना, किसी काम को होने से बचा लेना, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल का इनहिबिटरी इफेक्ट है, उसे कहते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग। मतलब ये होगा कि वो ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप पाथवे हो रहा है उसको जिस तरीके से वो हो रहा है उस तरीके से उसे रोकेगा, और जिस तरीके से वो कर्व साइकिल का या TCA साइकिल हो रहा है वो उसको उस तरीके से जो है ना रोकेगा, उसको रोकेगा, ठीक है। तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिटरी इफेक्ट दैट इफेक्ट द ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल। इसके बाद इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पेंटावेलेंट और एक होता है ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट जो है वो ग्लाइकोलिसिस को इफेक्ट करता है, और जो ट्राइवेलेंट है वो TCA साइकिल मतलब कर्व साइकिल को जो है वो इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना डिफरेंट आर्सेनेट और आर्सेनाइड के डिफरेंट जो है हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना है उनको डिफरेंशियली। तो आर्सेनेट क्या करेगा कि यहाँ पे आप लोगों ने एक जो है ना इस साइड पे जो है ना मैंने एक ग्लाइकोलिसिस का एक पाथवे ड्रा किया हुआ है, हमने पीछे पढ़ा है अभी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से 1 3 बिस्फास्फोग्लिसरेट बनता है, और फिर 1 3 बिस्फास्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है, और 2 फास्फोग्लिसरेट बनता है। यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फास्फेट होती है, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक फास्फेट से यहाँ पे इस तरीके 1 3 बिस्फास्फोग्लिसरेट बनता है, और फिर वहां पे जो है ना 2 NAD जो है 2 ATP का मॉलिक्यूल जो है ना वो 2 ATP का मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। तो ये जो आर्सेनेट है ये यहाँ पे क्या करेगा कि इस इनऑर्गेनिक फास्फेट से कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। कंबाइन होके इसको जो है वो इफेक्ट कर देगा इस पाथवे को। अब पाथवे तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ATP प्रोडक्शन हो रही है और यहाँ पे ATP प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो इसका मेन मकसद ये होता है कि इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ ATP के ग्लाइकोलिसिस के स्टेप के अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट से आगे जो इनऑर्गेनिक फास्फेट की जो इंट्रोडक्शन होती है, फास्फोराइलेशन होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट की, वहां पे अटैच हो जाता है।
पासिव वे तो रन करता है, कंटिन्यू करता है, लेकिन एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका स्टेप है, आपने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यूज बट एटीपी प्रोडक्शन इज इनहिबिटेड, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है आपके लिए। तो ये आपने देख लेना है। फिर आगे हम जो है ना इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ अर्सिनाइड पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपने इसको सही से जो है ना वो सुनना है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने पूछना भी है। अर्सिनाइड क्या होगा कि पर कर्व साइकिल को दो जो है ना स्टेप पे जो है ना वो उसके अंदर इनहिबिट करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। एक वहां पे जब पायरुवेट की प्रोडक्शन, पायरुवेट की कन्वर्जन हो रही होगी एसिटाइल को ए में, फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। और दूसरी टाइप साइड पे अल्फा कीटोग्लूटारेट जब सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट हो रहा था, तो वहां दो जगहों पे ये इफेक्ट करता है। अब क्या होता है कि जब पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, जब आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आपको ये भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो एंजाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको मैंने शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है, जब तक आपको वो नहीं आएगा तो यहाँ पे जो है ना चीजें भूल जाती हैं। और यही चीजें छोटी छोटी होती हैं जो कि हम जो है ना वो तैयार भी करते हैं तो हमें जो है ना वो पता ही नहीं होती। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है ना, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको एंजाइम की फंक्शनिंग और एंजाइम का जो है ना नेम अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स पायरुवेट को एसिटाइल को में तोड़ता है। अब पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो तीन कंपोनेंट, तीन एंजाइम के कंपोनेंट जो है ना उसके साथ काम कर रहा होता है, E1 E2 एंड E3। जो E2 होता है ना उसके साथ लिपोइक एसिड लगा होता है और सल्फर हाइड्राइड लगी होती है, ठीक है। अब ये पूरा मॉलिक्यूल है ना वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बना रहा है, आपने याद रखना है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के तीन कंपोनेंट होते हैं। E2 का जो कंपोनेंट है वहां पे लिपोइक एसिड और सल्फर हाइड्राइड होता है। अब आर्सेनाइड क्या करता है कि सल्फर हाइड्राइड को अपने साथ अटैच करवाता है, तो पूरी जो एंजाइम की फंक्शनिंग होंगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और पायरुवेट का जो मॉलिक्यूल है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं हो सकता। उसको वो क्या नाम है उसको, E2 का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इसको जो है ना सल्फर हाइड्राइड के साथ ये बाइंड करके पायरोवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होने से बचाएगा, और पायरोवेट की अकोमोलेशन हो जाएगी, ठीक है। अकोमोलेशन जब होगी तो वो न्यूरॉन की टॉक्सिसिटी में जो है ना वो रोल प्ले करेगा, और ब्रेन की डैमेज हो जाएगी, ठीक है। जबकि आर्सिनाइड दूसरे स्टेप पे अल्फा कीटोग्लूटारेट जब चेंज हो रहा होता है सक्सिनाइल कोए में, तो वहां पे कोएंजाइम होती है लिपोइक एसिड कोएंजाइम, और साथ में उसका एक कंपाउंड होता है सल्फर हाइड्राइड। जब आर्सेनाइड इसके साथ अटैच करेगा तो ये कोएंजाइम जब अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर पाएगी तो अल्फा कीटोग्लूटारेट की जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और इसके कोमुलेशन होने के बायस ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लेना है इसको। आर्सेनाइड जो है वो सल्फर हाइड्राइड का जो है इसके साथ अटैच होता है द कंपोनेंट ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स E2, और इसको जो है पायरुवेट कन्वर्ट होने से बचाता है। जबकि कोएंजाइम लिपोइक एसिड जिसका कंपोनेंट सल्फर हाइड्राइड है उसके साथ अटैच होकर अल्फा कीटोग्लूटारेट को कन्वर्ट होने से बचाता है। तो इन दोनों के एडवर्स इफेक्ट हैं, इनको आपने डिफरेंस के तौर पे याद करना है, और बहुत ज्यादा एग्जाम में जो है ना वो पूछ जाते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्सेनाइड एट द टू स्टेप्स ऑफ कर्व साइकिल, हाउ आर्सेनाइड अफेक्ट द कर्व साइकिल। तो ये आपने जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना यहाँ पे डिफरेंस मैंने लिखा है, तो आपने इसको अच्छे से तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। अगर कोई इसमें कोई परेशानी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना वो मुझे बताएं, और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपके कमेंट्स के जवाब देने की। मैं लेक्चर बना रहा हूँ, अगर इसमें कोई कमी है या कोई इस तरह का कोई चीज़ है तो आप वो भी जो है ना बताएं, ताकि जो है बेहतरी ला सकें हम लोग इसमें। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमारा यूट्यूब चैनल को जो है वो लिंक जो है ना वो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि सारी की सारी वीडियो जो है आपके साथ पहुंच सकें। ये टॉपिक जो है इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे, और मिड से पहले जितने भी टॉपिक्स जो है ना हम लोगों ने पढ़े हैं वो भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फाइनल की भी मुझे मिल जाए तो मैं फाइनल के जो है टॉपिक भी यहाँ पे पढ़ा दूँ आप लोगों को। स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला को खुश रखे, और साथ में पढ़ते भी रहें, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, आपको पता है यहाँ पे। तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है, आप जहाँ पढ़ेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, ना पढ़ें तो आपको फिर पता है कि आप इतने जो है ना वो समझदार हैं। तो आप देख लें इसको। अल्लाह हाफिज़।